तो अब पूरा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में क्या क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि एयर इज टेकन into the body through nostril। हमें पता है कि नॉस्ट्रिल से हम एयर इनटेक कर लेते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा कि एयर जैसे ही नॉस्ट्रिल के अंदर गया, नॉस्ट्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एयर इज फिल्टर्ड नाउ, एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, बाय फाइन हेयर that line the passage, that line the passage। उसके बाद जब पैसेज से और फर्दर मूव करता है तो नजल जो यहाँ पर नजल कैविटी होता है, ठीक है, जो टॉप ऑफ द नोज प्रेजेंट होता है, वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, उस और जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं उसको अब रोकता है कि हमारे लंग्स तक ना जा पाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे एयर जो है वो आगे फर्दर मूव करता है, पास करता है, फेरिंग्स पास पहुंचता है, देन लैरिंग्स पास पहुंचता है। देन एयर passes from throat, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स इनटू लंग्स। ठीक है, लैरिंग्स से वो कहाँ चला गया? तो लंग्स के अंदर चला गया। तो लैरिंग्स से जैसे ही लंग्स के अंदर गया तो लंग्स में याद रखिएगा वहां पर ट्रैकिया प्रेजेंट है। ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंकियोलस में, ब्रोंकियोल में। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकियोल ब्रोंकियोलस में होता है। तो लैरिंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? लंग्स में जाने से पहले रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और उस रिंग ऑफ कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, दैट इज रिंग ऑफ ट्रैकिया। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होता है? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये कैसा है? तो हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर to ensure that air passage does not collapse। ठीक है, एयर पैसेज does not collapse। ठीक है, एयर पैसेज कोलैप्स ना कर जाए क्योंकि वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर अगर एयर नहीं होगा तो ये दोनों सट जाएगा एक दूसरे से। इस चलते यहाँ पर एक रिंग लाइक कार्टिलेज होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो ट्रैकिया है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब उसके बाद जब लंग्स एयर में चला गया, तो एयर में जाने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? फिर दैट एयर पासेस थ्रू ब्रोंकी, एयर passes through bronchi to bronchiolus। ठीक है, ब्रोंकी से ब्रोंकियोलस तक जाता है, एंड लेटर टू स्मॉलर सेक्शंस, स्मॉलर सेक्शंस, जिसको क्या बोला जाता है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। अब एल्वियोली में क्या होता है? तो एल्वियोली एक
सैक स्ट्रक्चर है। एल्वियोली के बारे में अगर लिखेंगे, एल्वियोली, द एयर, these are means these are air sac structure, air sac structure, ठीक है। और इसमें क्लस्टर ऑफ एल्वियोली क्या होता है, टिश्यू, क्लस्टर ऑफ एल्वियोली टिश्यू, एल्वियोली फॉर्म लंग टिश्यू। याद रखिएगा, अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे मीन्स क्लस्टर ऑफ टिश्यू होते हैं एल्वियोली के, और यही क्या होते हैं, पूरे लंग्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो मेन आपका प्रोसीजर जाना है, ये तो था कि होता क्या है कि एयर जो हम लोग ब्रीद इन किए वो नॉस्ट्रिल से कहाँ गया, तो नॉस्ट्रिल में फाइन हेयर प्रेजेंट होता है जो फिल्टर करता है, उसके बाद यहाँ पर नजल पैसेज होता है जो जर्म्स ये सबको रोकता है, उसके बाद फिर वो फर्दर गया फेरिंग से, फेरिंग्स के बाद वो गया कहाँ, तो लैरिंग्स पास गया, तो लैरिंग्स पास पहुंचने के बाद वो फर्दर मूव करता है ट्रैकिया पास। तो ट्रैकिया पास जैसे ही पहुंचता है, ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, वहां पर रिंग लाइक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो वो अब एयर को फर्दर मूव करता है, जो ट्रैकिया है वो फर्दर मूव करता है ब्रोंकी में, ब्रोंकी से कहा जाता है ब्रोंकियोलस में, और ब्रोंकियोलस से फिर लेटर स्मॉलर सेक्शन एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोली बोला जाता है। फिर एल्वियोली में, तो एल्वियोली के एंड में जब आप देखोगे एल्वियोली को, तो एल्वियोली के एंड में बहुत छोटे छोटे फाइन्स, लाइक सपोज कि ये एक एल्वियोली है, इसके राउंड, इसके साइड में क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा कवर्ड होता है, ये पूरा कवर्ड होता है एल्वियोली किससे, तो ये कवर्ड होता है कैपिलरीज से, और कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, तो कैपिलरीज के अंदर डिफरेंट ये ब्लड फ्लो करते रहते हैं। अब ब्लड्स में तो पता ही है, ब्लड्स में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, यहाँ पर आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन होता है। यही हेमोग्लोबिन जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ये हेमोग्लोबिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, तो जैसे ही यहाँ पर एयर आया, जैसे ही यहाँ पर एयर आता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन को वो लेता है और ये मूव कर जाता है, मूव करने के बाद ये पूरे बॉडी पार्ट में, लाइक इसे पढ़ेंगे कि लंग्स के बाद वो जाता है ब्लड कहाँ, तो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट में पंप होता है, हार्ट से पंप होके पूरे हमारे और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो लंग्स से कहाँ पहुंचा एयर, हार्ट में, हार्ट से पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वहां से पूरे सेल्स से जो हेमोग्लोबिन जो है ना, वहां पर भी सेल पास भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, लाइक सेल पास भी वो क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेकर वापस आ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आया, फिर यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस से वो एक्सचेंज करेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। तो यहाँ पर दो याद रखिएगा, दोनों टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक तो एल्वेओली सैक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, और दूसरा हमारे सेल के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। सेल के अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, क्योंकि मेनली जो आपका ग्लूकोज था वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ब्रेक होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के। तो सेल पर जैसे ही ब्लड पहुंचता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के पास माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, ऑक्सीजन को लिया, और वो अपने एनर्जी को स्टेबल रखता है। अब एनर्जी को जब स्टेबल रख रहा है, लेकिन ये तो हुआ ऑक्सीजन का, लेकिन हेमोग्लोबिन को एक और चीज सबसे ज्यादा मीन्स यू कैन से अट्रैक्टिव लगता है, एक और गैस, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइक स्टार्टिंग में हम बताए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है, तो आपका व्हीकल से हो गया, फिर आप जो विंटर टाइम में जो सिगड़ी ये सब जलाया जाता है, ठीक है, जो ये चिमनीज ये सब जो जलाया जाता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो जैसे ही हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं, हम लोग ब्रीद इन करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है,
अब यहाँ पर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा डिसॉल्व हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पूरे सेल्स में गए और सेल्स में जाने के बाद हमारा सेल जो होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, और सेल वर्क करना बंद किया, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स खत्म हुए, और मतलब टिश्यू खत्म, टिश्यू से ऑर्गन्स खत्म, और फिर वो मर जाता है। तो इसी चलते आप देखोगे विंटर में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, हर विंटर में ऐसा केस आता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी पर्सन था, वो रूम में जलाकर सोया, जो सिगरी था वो जलाकर सोया और उसका डेथ हो गया। वो रीजन क्यों होता है? तो रीजन इसीलिए होता है क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को इनटेक कर लेता है। अब ऑक्सीजन की जगह जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में मूव करेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा डेथ हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगा, हमारा बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और हमारा डेथ हो जाता है। लेकिन एक और चीज इसमें जानना है कि हम लोग को हिकअप्स क्यों आता है, उसके बाद अभी प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये तो था कि आपका ये था, मीन्स यू कैन से रेस्पिरेशन होता कैसे है, क्या होता है रेस्पिरेशन में। लेकिन जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो ये जो ब्रीद आउट ब्रीद इन हो रहा है ये कौन हेल्प करता है? तो कभी भी आप लंग्स को देखोगे तो लंग्स में क्या होता है, नीचे में एक वहां पर हॉलो स्पेस क्रिएटेड है, उसके नीचे में डायफ्राग्राम होता है। तो जो भी हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट है ना, ये डायफ्राग्राम ही हेल्प करता है। तो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। तो प्रोसीजर देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसीजर में क्या है कि वी ब्रीद इन एयर, वी ब्रीद इन, जब हम लोग ब्रीद इन किए तो हमारा जो रिब्स था वो अपलिफ्ट होता है, लिफ्ट आवर रिब्स, एंड जब लिफ्ट रिब्स हुआ तो डायफ्राग्राम क्या था, वो फ्लैट हो गया, एंड फ्लैट एंड डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम ठीक है, ये याद रखिएगा जब भी हम लोग ब्रीद इन करते हैं। आप खुद देख सकते हो अभी भी जब आप ब्रीद इन प्रॉपरली कर रहे हो तो आपका रिब्स जो है ना वो उठ जाएगा, और जो हमारा डायफ्राग्राम है रिब्स के नीचे का, लाइक सपोज ये आपका ऐसे जो रिब्स है तो यहाँ पर का जो पार्ट होगा ना आपका वो अंदर चला जाता है, लेकिन ये जो रिब्स होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, ये थोड़ा उड़ जाता है। तो जब रिब्स उड़ जा रहा है वो अपलिफ्ट हो रहा है और हमारा डायफ्राग्राम क्या हो रहा है, वो फ्लैटन हो रहा है, जिसके चलते क्या होता है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी जो है, जो हमारा चेस्ट है वो इंक्रीज कर जाता है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज है। उसके बाद एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, जब हम लोग ब्रीदिंग कर लिए उसके बाद एयर कहाँ जाता है, तो एयर इज सक्ड इनटू लंग्स। ओके, फिर एयर जब सक्ड हुआ इनटू द लंग्स, एयर जब हम लोग ब्रीदिंग किए तो एयर कहाँ पहुंचा, हमारे लंग्स में पहुंचा, और लंग्स में पहुंचने के बाद एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स एक्सपैंडेड एल्वियोली। जब हम लोग जैसे ही ब्रीद इन किए हमारा एल्वियोली एक्सपैंड कर गया और उसके तक पहुंचा, एल्वियोली तक पहुंचा। अब एल्वियोली तक पहुंचने के बाद ब्लड मूव किया, तो एल्वियोली तक पहुंचने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज ब्लड brings carbon dioxide, brings CO2 from rest of the body for release into alveoli। ठीक है, alveoli। अब मीन्स हुआ क्या कि आप देख सकते हो पहले हम लोग ब्रीद इन किए, हमारा लिफ्ट रिब्स जो था वो लिफ्ट हो गया, हमारा डायफ्राग्राम जो था वो फ्लैटन हो गया, चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर गया। अब एयर जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर गया तो एयर फाइनली कहाँ गया, लंग्स के अंदर। एयर लंग्स के अंदर जाने के बाद हमारा जो एल्वियोली था वो एक्सपैंड कर गया, एल्वियोली का एक्सपैंड किया उसका मतलब उसका पोर्स सारा खुल गया। जब उसका पोर्स ओपन हो गया तो जो ब्लड था, जो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में मूव कर रहा है, तो वो क्या लाया, कार्बन डाइऑक्साइड लाया रेस्ट ऑफ द बॉडी से, और रिलीज कर दिया एल्वियोली से। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली के अंदर रिलीज कर दिया। अब इन एल्वियोली
नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि इन एल्वियोली या इन एल्वियोलर एयर इज टेकन taken up by blood vessel। ठीक है, जो हमारा कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, उससे एयर को अंदर इनटेक कर लिया गया। एंड फाइनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड to whole body through respiratory transportation system, whole body by या through by ही लिख दीजिए, by transportation सिस्टम। ठीक है, तो देखिए अब आपका पहले क्या था, आपका न्यूट्रिशन था, तो आप फूड खाए, खाना खाए, स्टमक में वो बहुत ही ग्लूकोज ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वो जब ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हुआ। ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होने के बाद हमें एनर्जी मिला। अब ये ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप कैसे हो रहा है, तो जो हम लोग एयर ब्रीद इन किए वो ब्लड के साथ मिक्सअप हुआ, और ब्लड के साथ मिक्सअप होने के बाद बॉडी तक वो जब पहुंचा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करने लगा। अब यहाँ पर हार्ट का सिस्टम आ गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क कर रहा है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब का ट्रांसफर कौन कर रहा है, तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोला गया है, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन को बोला गया है। ठीक है, तो दीज आर द पिगमेंट्स इन आवर बॉडी दैट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यू। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम क्या है कि ऑक्सीजन को लेना और पूरे बॉडी तक, पूरे टिश्यू तक, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, सेल्स है, वहां तक इसको पहुंचाता है। और पहुंचाने के बाद जहां जहां ऑक्सीजन का कमी होता है उसको ये पहुंचा देता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो हेमोग्लोबिन है। ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हु इज द कैरियर ऑफ, मीन्स यू कैन से ट्रांसफर ऑफ जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो करता कौन है, तो ये हेमोग्लोबिन करता है। ठीक है, ये आरबीसी में प्रेजेंट तो